हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्टडी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी की ये क्लास रहने वाली है सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर। यहाँ पर आपकी पीवाईक्यू सीरीज जो है आज से स्टार्ट हो जाएंगी। डेली जो है आपको यहाँ पर 8 बजे आपकी क्लासेस मिलेगी, जिसमें आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो से डिस्कस करेंगे। मतलब मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आपने कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो भी आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बिल्कुल इस तरीके से लेकर चलेंगे। क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते ही नहीं है कि आपने सारे पढ़े हो और आप सारे क्वेश्चन कर लो, लेकिन नहीं पढ़ा फिर भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपके सीटेट में, तो आप सीडीपी में तो फेल होने वाले नहीं हो, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको शेयर की होगी। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आपका ज्ञान स्थली सबसे पहली बार जो है सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर न्यू बैच जो है लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है आपका प्रयास बैच। और इसमें जो आपकी फ़ीस रखी गई है वो सबसे कम रखी गई है, आपके 999 रुपये। ठीक है, 999 में जो है आपके यहाँ पर फीस रहने वाली है, जिससे जो भी बच्चा गरीब परिवार से, पिछड़े वर्ग से, मतलब बहुत ही जो आप मिडिल क्लास फैमिली से भी हो, तो भी आप इस कोर्स को खरीद सको। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती है जो चीज़ें नहीं खरीद पाती, तो उनकी उसी वजह से जो है इस कोर्स को बहुत ही कम फीस पर रखा गया। तो आप सभी जो है इसे परचेज़ कर सकते हो। नंबर आपको यहाँ पर दिया गया, आप इस नंबर पर जो है कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर है जो कि आपका 7 जुलाई को हुआ था। ठीक है, चलिए इसके सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बिल्कुल जीरो से, कि आपको आंसर नहीं आता और आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी आपको कंटेंट की क्लास प्रोवाइड नहीं की। तो ये मानकर चलिए कि आपको बिल्कुल 0% आता है और हम जीरो से आपको लेकर चलेंगे। तो मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। सबसे पहला है आपका, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त एवं सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चे व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करता है जब वह पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और उसे नकारा जाता है। ठीक है, सेकंड में क्या है आपका, गतिविधि और उसके संदर्भ से संबंधित है। आगे आपका, अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। शिक्षार्थियों को सामाजिक भावात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता। देखो, सबसे पहले में क्या कहा, आपको प्रायर नॉलेज, मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसे भी क्या किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। अगर मान लीजिए आपने इससे पहले पेपर दिया है, ठीक है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस है, तो आप उसका बेनिफिट लेके जो आप दोबारा पेपर दोगे तो बहुत बेहतर आपका जाने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपने पहले पेपर दिया उसे भूल जाओ, उसे नकार दो, तो ये चीज़ें क्या नेगेटिव है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, आगे क्या है, ये गतिविधियों उसके संदर्भ से संबंधित है। तो गतिविधियों होना, एक्टिविटी होना बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दोहराव और रटने। ठीक है, दोहराव करना, रटना, रिपीटेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, नेगेटिव है। हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, हमें क्या बच्चों को समझाना है, बच्चे खुद से अपने आप को डेवलप कर पाए। तो ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव है, थर्ड भी नहीं होगा। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर क्या उपेक्षा की जाती है। ठीक है, आपका निगलेक्ट किया जाता है, मतलब बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, आपके सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड, मतलब इग्नोर कर रहे हो, आप बच्चों की नीड को इग्नोर कर रहे हो। तो हम बच्चों की नीड को इग्नोर कर ही नहीं सकते। बच्चे आपके पास आ रहे हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हो और आप उसकी नीड को ही इग्नोर कर दो, तो ये चीज़ें क्या नेगेटिव हो जाती है। तो ये तीनों आपको नेगेटिव मिल गए, तो सीधा आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर सेकंड आंसर होगा। हमें नहीं पता था फिर भी हम आंसर पर पहुँच गए, और इसी प्रकार से आपका पेपर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको भी रटवाने पर फोकस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना आप बच्चों को इस चीज़ पर फोकस करो कि बच्चा रट के आए, क्वेश्चन याद ही करके आए, ना ही आपके ऊपर सीबीएसई जो है इस चीज़ पर फोकस करेगा कि आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। याद होने वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है। 2018 के बाद ये सब पैटर्न जो है आपका चेंज हो चुका है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका, अभिकथन दिया है और कारण। ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। देखो, सबसे पहले मैं क्या कहा, प्रभावी संज्ञान के लिए हमें बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा वीक हो, और हम अगर आपको इमोशनली डेवलप ना कर पाए, तो ये चीज़ें गलत है कि आपकी पढ़ाई पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ना तो आप पढ़ने में अच्छे रहोगे, ठीक है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी खराब हो जाएगा। तो हमें इसी वजह से दोनों को जो है आपस में रिलेट कराना है, दोनों को आपस में इंप्रूव कराना है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। आगे क्या है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। बिल्कुल सही है, क्या दोनों आपस में रिलेटेड है, वो भी किस प्रकार से, कॉम्प्लेक्स वे से। ठीक है, क्योंकि संवेग का आपका संज्ञान पे पड़ेगा, संज्ञान का आपका संवेग पर पड़ेगा। मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हो, ठीक है,
आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हो, ठीक है, और आपके आस पड़ोस में या किसी की डेथ हो गई या आपका कोई रिलेशन में था उसकी डेथ हो गई, तो क्या आप पढ़ पाओगे उस माहौल में? आप तो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे? आपके याद क्यों नहीं हो रहा? आपकी चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपका जो इमोशन था ना, उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। जब उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो आपका संज्ञान भी इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? संज्ञान पर भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कारण से क्या हो जाएगा, आपका ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है। आमतौर पर सीखने की क्षमता और कठिनाइयों वाले बच्चों में, अब इन्होंने क्या कहा है, जो बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, ठीक है, उस बच्चों में क्या देखने को मिलेगा? मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम आपका बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, बहुत ही कम बुद्धि लब्धि होगी अगर बच्चे को कोई किसी प्रकार की कठिनाई है। आगे नज़र कमज़ोर होने के कारण जो है पढ़ने में परेशानी होगी। चलिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या आएगी, या फिर आगे एक जैसे दिखने वाले अक्षर वर्ण को लेकर भ्रम होता है। देखो इन्होंने क्या कहा, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहा, ठीक है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहा तो आपका नज़र वाली चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाएगी, और ये भी कहना गलत हो जाएगा कि उसकी बुद्धि लब्धि हमेशा कम होगी, ये भी चीज़ें गलत है। आपने देखा होगा जो बच्चे अंधे होते हैं या जिसे दिखाई नहीं देता या जो कम सुनते हैं, उनके जो IQ है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। उनके कहते हैं उनकी सिक्स्थ सेंस जो है काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में बेकार है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। अब क्या, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की समस्या, ऐसा थोड़ी है कि कोई अंधा है और वो बार बार रोए जा रहा है, उसके अंदर अपने इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो ये चीज़ें भी नहीं होती, सब अपने इमोशन कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये भी गलत है। तो क्या आ जाएगा, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में जो है भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि बच्चों को क्या है, आपकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है। उसे पढ़ने में समस्या है, तो पढ़ने में समस्या क्या होगी, उसे देखने में, ठीक है। उसे जो अक्षर दिख रहे हैं उन दोनों वर्णों में जो है कन्फ्यूज़न हो जाए, जैसे कि आपका ये सी, ठीक है, और इसे इस प्रकार से लिख दे वी, और आपका ए में उसे प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 4th। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखो इन्होंने क्या कहा, आपका यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपके CTET में फिक्स है और आते हैं, या आप जनवरी का पेपर देख लो, जुलाई का पेपर देख लो, इससे पहले किसी न किसी तरीके से आपका प्रगतिशील एजुकेशन पूछता है। तो इन्होंने पूछा है शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। शिक्षक जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, कि आप बच्चों को छोड़ दोगे, भाई करो जो तुम्हें करना है। यहाँ बात हो रही है प्रगतिशील, प्रोग्रेस, हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और आप कह रहे हो कि खुद बच्चे खुद देख लेंगे, हम तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, चीज़ें गलत है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। हम उसी तरीके से चल रहे हैं, आपको नहीं पता और आप आंसर पर कैसे पहुंच रहे हो। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप रटोगे आंसर ये होगा, कोई सा भी अभी तक नहीं आया। आगे बात करेंगे, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। हो सकता है टीचर क्या है, आपका प्राथमिक स्रोत होगा, क्योंकि प्रगतिशील है, टीचर नहीं होगा तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे। आगे क्या है, शिक्षक एक सुविधा दाता के रूप में कार्य करता है। आगे क्या है, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को जो का तो लागू करते हैं। अब मान लीजिए CTET का सिलेबस है, मैं अगर CTET की ही लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये चीज़ें गलत है। टीचर का क्या है, जैसे आपको समझ में आए टीचर को वैसा समझाना पड़ेगा, तो यही काम आपको करना है। तो 4th भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बचता है 2nd और 3rd में, क्या प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है या फिर आपका यहाँ पर सुविधादाता के रूप में काम करता है। तो जो आपका यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की आई थी रिवाइज्ड, उसमें जो आपका सही आंसर माना गया था वो माना गया था कि शिक्षक जो है ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। तो इसमें जो आपका आंसर नंबर 2 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे ने इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा कहा था कि ये गलत है, सुविधादाता होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें प्रगतिशील में टीचर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर प्राथमिक स्रोत भी गलत नहीं है, ठीक है। गलत आपका सुविधादाता भी नहीं है, लेकिन स्रोत के रूप में भी काम करता है, तो 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम आपका बिल्कुल ऑफिशियल जो आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि फिर आपका 1-2 नंबर कम हो उसकी वजह से आप CTET में फेल हो जाओ, कोई उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है। तो बिल्कुल रियल चीज़ जो आपकी CBSE मानती है उसी के बेस पर जो है आपका यहाँ पर कोर्स भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, कुछ है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा सही है। अब क्या बताना है आपको, प्रतिभाशाली, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है उसके बारे में बताना है, ये आपने BEd में BTC में पढ़ा ही होगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है, जिनका IQ बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे जो है अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। क्या ऐसा होता है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो सीखने के किसी भी प्रकार के जोखिम
को लेकर परेशान नहीं होते, वो मुक्त रहते हैं। चलिए ये हो सकता है। आगे आपका प्रतिभाशाली निश्चित रूप से शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता मतलब बिल्कुल एक्सीलेंट प्राप्त करते हैं कि वो भावात्मक भी अच्छे होंगे, वो सामाजिक रूप से भी। क्या ऐसा देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति हर फील्ड में परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्या है, प्रतिभाशाली छात्र जो हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है, लोकप्रिय रहेंगे और अच्छी तरीके से समायोजित कर पाते हैं। देखो मैं हूँ, मैं भी हमेशा खुश नहीं रह सकती, आप हो, आप भी हमेशा खुश नहीं रह सकते, चाहे आपका अपने इमोशन पर कितना ही अच्छा कंट्रोल हो। ठीक है, कभी ना कभी डिफ़िकल्टी आपको भी आएंगी, मुझे भी आएगी। तो यहाँ तो बच्चे हैं तो बच्चों को भी आएगी। तो आपका फोर्थ भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल गया, तुलना करना। आप बच्चों की तुलना कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप बच्चों की तुलना कर ही नहीं सकते। आपको बच्चों का क्या करना है, समायोजन करना है। आप समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हो और यहाँ पर आप तुलना कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट भी गलत है और आपका यहाँ पर फोर्थ भी। आगे बात करें यहाँ पर उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस दे रहे हो आप हर फील्ड में बच्चों को, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सीधा क्या आंसर बचा, आपको नहीं भी पता था तब भी आंसर पर जा सकते थे। क्या आ गया आपका सेकंड, प्रतिभाशाली बच्चे जो है सीखने की क्षमता में जोखिम से मुक्त होते हैं। मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। मतलब क्या करते हैं, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, वो रिस्क ले सकता है, ठीक है, फ्री रहते हैं वो किसी भी प्रकार का। मान लीजिए आपने बच्चों को कहा कल टेस्ट लेना है, तो उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से दे देंगे। तो ये क्या है आपका प्रतिभाशाली की विशेषता। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और आपका एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपका सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, जीन पियाजे, जीन पियाजे से क्वेश्चन बनेंगे। कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसी शिफ्ट आज तक नहीं आई जिसमें जीन पियाजे से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो यहाँ पर क्या है, जीन पियाजे से रिलेटेड आपको बताना है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो क्षमता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मतलब आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, पियाजे ने 4 स्टेज दिया, अपने कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पी। ठीक है, आपका यहाँ पर 4 स्टेज जो है आपका यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला आपका सेंसरी आ जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपका प्री ऑपरेशनल आ जाता है, फिर ऑपरेशनल आ जाता है और इसके बाद आपका फॉर्मल आ जाता है। ठीक है, इसे आप जब हम कोर्स करेंगे तो उसमें हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इसमें हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक के लिए कौन सी अवस्थाएं होगी। आपका प्रतीकात्मक खेल और जीववाद आ जाएगा, वर्गीकरण और क्रमबद्धता आ जाएगी, नकल और प्रतिवर्तिता आ जाएगी, संरक्षण और अमूर्त चिंतन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें, इन्होंने जो अपनी 4 स्टेज दी थी उनमें अलग अलग विशेषताएं बताई थी। तो आप ये कह सकते हो, एक आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपको याद करना पड़ा। ठीक है, 6 क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन पर हम आ गए। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आपकी थिंकिंग बेस पर थे, जो बिना पढ़े भी हो सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन कह सकते हो ये आपका याद करने वाला था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, वर्गीकरण। ठीक है, बच्चा क्या सीख जाता है, आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्लासिफिकेशन सीख जाता है। ठीक है, क्रमबद्धता सीख जाता है कि वो वर्गीकरण, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, इसे बच्चा इसमें लगाना सीख जाएगा, ये वाला जो है इन दोनों को अलग करना सीख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा इस स्टेज में सीख जाता है। ये आपके पियाजे की सेकंड स्टेज है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है सेम यही क्वेश्चन। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अगर आप बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बता रहे हो तो क्या उद्देश्य है, आप बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन क्यों करा रहे हो। सबसे पहले जानकारी याद रखने के लिए, आप याद रखने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हो। चलिए आगे बात करेंगे। आपका प्रतिक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने के लिए सक्षम बनाना, ज्ञान और कौशल का आकलन करना और उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। याद करने के ऊपर हम प्रोत्साहित नहीं करते तो इसे कट कीजिए। ठीक है, आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान को विकसित करने के लिए सक्षम ये हो सकता है, लेकिन जो आपके इसमें बिल्कुल सही है, आलोचनात्मक चिंतन करने की बात करेंगे हम, वो करेंगे आपका उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी सही है, लेकिन जो आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, वो है आपका फोर्थ। इसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो गई, जैसे कि ज्ञान और समझ किसके अंदर आ गया, आपका यहाँ पर सोच के अंदर आ गया। ठीक है, समस्या समाधान के अंदर आ गया, ऐसे ज्ञान विकसित करना, ये सब समाधान कर पाओगे तो ज्ञान आपका ऑटोमेटिक विकसित होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ गई। चलिए आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका यहाँ पर अनुवांशिकता पूरी तरीके से एक व्यक्ति की खालिस्तान का निर्धारण करती है। हेरिडिटी बताना है क्या चीज़ें जो है डिटरमाइन करती है, बताइए। इसमें सेक्स है, आपका जेंडर है, आपका शैक्षिक सफलता है, सीखने की शैली है। तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करेगी, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या करेगी, आपके जेंडर को,
ठीक है, या फिर आपके लर्निंग स्टाइल, तो लर्निंग स्टाइल आपका करेगी या फिर नहीं, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर शैक्षिक सफलता। तो बताइए इसका फटाफट आंसर आपको साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ताकि आप खुद को भी देख पाओ कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर पर जा रहे हो। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम बात करें हेरिडिटी जो है आपके लर्निंग स्टाइल पर भी इफेक्ट डालती है, ठीक है। मान लीजिए आपके पिताजी का जो लर्निंग स्टाइल है वो आपके अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पर शैक्षिक सफलता, मान लीजिए आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो उसका प्रभाव आपके अंदर भी देखने को मिलेगा। ऐसे आपका जेंडर का भी निर्धारण किसके द्वारा होता है, आपका हेरिडिटी के द्वारा होता है। तो तीनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर इसमें पूछा है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, संज्ञान का, मात्रात्मक का, भावात्मक का या गुणात्मक का। तो देखो आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती है, विकास और आपका वृद्धि, ठीक है। वृद्धि कह दो, अभिवृद्धि कह दो। अगर हम बात करें विकास आपका टोटल होता है, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक पक्ष इसमें देखने को मिलेगा। संज्ञान की भी बात करता है, आपके संवेग की भी बात करता है, आपकी जो कहते हो सामाजिक की भी बात करेगा, आपकी नैतिकता की भी बात करता है। तो विकास आपके सभी पक्षों पर फोकस करता है। लेकिन अगर बात करें हम वृद्धि सिर्फ आपका शारीरिक है, ठीक है, सिर्फ आपका शरीर की बात करता है, आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितने हैं, ठीक है, आपका आकार क्या है, ये सब आपका वृद्धि में आएगा। तो यही चीज़ें पूछिए, लंबाई और वजन किसका उदाहरण है, आपका यहाँ पर वृद्धि हमेशा मात्रा में होती है, ठीक है। आप अपने वजन को माप सकते हो, लेकिन आप अपने ज्ञान को नहीं माप सकते, ठीक है, आप अपने संवेग को नहीं, आपके इमोशन कितने हैं, इन सब चीज़ों को नहीं माप सकते। तो इसी वजह से जो आपका वृद्धि है वो हमेशा मात्रात्मक, विकास जो है मात्रात्मक भी होगा और आपका गुणात्मक भी। क्यों, क्योंकि विकास के अंदर जो आपकी वृद्धि भी आती है। जब मान लीजिए विकास के अंदर वृद्धि आएगी तो वृद्धि के जो भी गुण हैं वो विकास में भी देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से जो है विकास मात्रात्मक भी होता है और आपका गुणात्मक भी होता है। लेकिन यहाँ पर बात पूछी थी सिर्फ आपकी वृद्धि की, तो वृद्धि के लिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, मात्रात्मक परिवर्तन। चलिए आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, आपकी 3 से 4 थ्योरी है जिससे क्वेश्चन आपका सीटेट हर बार उठाता है। तो वाइगोस्की भी आएगा, जीन पियाजे भी आएगा, ये सारे स्किनर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग बताना है, लेव वाइगोस्की की। खुद को पुनः बलन के अनुसार, आत्म वाक्य प्रयोग से, या फिर अनुकूलन की प्रक्रिया से, या फिर आपका संतुलीकरण की प्रक्रिया से। तो बताना है किसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका आत्मवाक, ठीक है। इनर स्पीच किसने दी थी, देखो इनर स्पीच की बात करें तो सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, वो है आपका लेव वाइगोस्की, ठीक है। ईगोसेंट्रिक आपका जीन पियाजे हो जाता है, लेकिन आपका इनर स्पीच आत्मवाक जो है किसने दी, आपके यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने ही दी थी, ठीक है। आपका पुनर्बलन आ गया, रीइंफोर्समेंट आ गया, आपका अडेप्टेशन आ गया, इक्विलिब्रेशन आ गया, संतुलीकरण, अनुकूलन प्रक्रिया, ये सब जो है आपके पियाजे के द्वारा दी गई थी। लेकिन एकमात्र ऑप्शन क्या था, आत्मवाक, वो किसके द्वारा, यहाँ पर लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये हमने आपके टॉप 2 आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और डेली इन ऐसी क्लासेस के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जो आपको ऐसी क्लासेस देखने को मिलेगी, डेली 8 बजे जो आपकी ऐसी क्लासेस होने वाली है। और इसी प्रकार से आपको हिंदी की भी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। हिंदी के भी पीवाईक्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो है आपका CDP में फिर भी बच्चों ने अच्छा स्कोर कर लिया था, लेकिन हिंदी में सबसे कम स्कोर किया था। और बच्चे हिंदी को बहुत ईजी मानकर चलते हैं, ठीक है। और हिंदी में सबसे कम, किसी बच्चे के 10 आ रहे थे, किसी बच्चे के 12 15, ठीक है। हिंदी में किसी ने भी अच्छा स्कोर नहीं किया। तो इस पर भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट एक सब्जेक्ट से क्लियर नहीं होने वाला, सभी सब्जेक्ट पर आपको बराबर से फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए।